हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही हूँ ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स बाय तूबा किरण, किस्त नंबर 17, पहला हिस्सा। वो दीवार से टेक लगाए अपना सिर घुटनों पर रखे सुन सी बैठी थी। आँखों से निकलने वालों आँसू आँसू खुश्क होकर चेहरे पर जम चुके थे और वो अब आँखें बंद किए अपने आने वाले वक़्त के बारे में सोच रही थी। लेकिन फिर अचानक छत पर गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ किसी ने तहखाने का दरवाज़ा खोला, तो उसने सजावल की आमद का सोचकर सहमते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। कोई शख्स तेज-तेज सीढ़ियाँ उतरता उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर अंधेरे की वजह से वो आने वाले का चेहरा पहचान न सकी। सीढ़ियाँ उतरते ही उस शख्स ने अब्रिश की तरफ कदम बढ़ाए तो मुकाबिल को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमकी। आदम भाई? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि उसके सामने आदम खड़ा है। उसने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की तो आदम उसके कपड़ों की बिखरी हालत पर नजरें झुकाने के सिवा कुछ न कर सका। आप यहाँ कैसे आए और जुरैज कहाँ है? मुझे इनके पास ले जाएँ प्लीज़। किसी अपने को सामने पाते उसकी खुश्क आँखें दोबारा तर होने लगीं तो वो अपना आप सँभालते उसकी जानिब सामने आए। और ये आपको क्या हुआ है? भाई प्लीज़ कुछ तो बोलें, सुरेश ठीक है ना? मुझे उनके पास ले जाएँ। तबीयत खराबी के बावजूद वो तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी तो आदम ने अपने बाजू पर बंधी सफ़ेद पट्टी को देखा, जिस पर खून के निशान वाज़ेह थे। रुकें भाभी, मेरी बात सुनें। वो यूँ ही नज़रें झुकाए उसके पीछे आया तो उसने खौफ से उसे देखा। क्या बात है? जुरैज कहाँ है? और वो मुझे बचाने क्यों नहीं आए? इसके खदशात को अल्फाज मिले तो आदम ने अपने होंठों पर ज़बान फेरते पेशानी मस ली। वो अस्पताल में है। हम रात को यहाँ आए थे। सुरेश ने सजावल को गोरी मारी। वो अभी इमरजेंसी में है और फिर वो आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया तो जैद ने इस पर गोली चला दी। शुक्र है कि रीढ़ की हड्डी बच गई मगर वो अभी बेहोश है। मुख्तसरन पूरी बात उसे बताते आदम ने पहली बार नज़र उठाकर उसके चेहरे के फीके रंग देखे। मैं बाहर ही मौजूद था लेकिन किसी गार्ड ने ज़ैद को खबर दे दी तो वो 4-5 बंदों के साथ यहाँ आ गया। मुझे भी गोली छूकर गुजरी मगर यकीन करें मैंने जुरैज की हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश की। पुलिस ने अब सजावल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है, इसलिए उम्मीद है कि वह पकड़ा जाएगा। बाकी अब आप ऊपर जाकर खुद को किसी चादर से ढांकें, फिर हम अस्पताल चलेंगे। उसकी हालत के पेश नज़र आदम ने ज़्यादा बात करना मुनासिब न समझा और उसके आगे चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ताबरिश ने उसके कदमों की पैरवी करते चंद सीढ़ियां चढ़ी, मगर फिर आदम ने पलटकर उसे देखा। सजावल ने अपनी हद पार तो नहीं की ना? वो खुद को ये बात पूछने से रोक ना सका। अब्रिश ने शर्मिंदगी और तकलीफ से सर झुका लिया। नहीं, उसकी आवाज़ घुटन सदा थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आ जाएं पीछे, फिर बताता हूँ कि सुरेश ने आपके बगैर ये वक्त कैसे गुजारा है। उसके सर से जैसे कोई बोझ उतर गया था। तभी पुरसकून होते सीढ़ियों से ऊपर कमरे में पहुंचा और फिर उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ाया तो वो फर्श पर खुश्क को खून को देखकर घबरा गई। बेफिक्र रहें, उसकी जान खतरे में नहीं है। उसके कदम जंजीर होते देखकर आदम ने तसल्ली दी और बेडशीट उतारकर उसे दो हिस्सों में तकसीम करते एक हिस्सा अब्रिश की तरफ बढ़ाया तो उसने जिल्लत के एहसास से उसे अपने इर्द गिर्द लपेट लिया और खामोश आंसू बहाते उसके पीछे चलने लगी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट के साथ तेजी भी थी। वो जल्द से जल्द सुरेश के पास पहुंच जाना चाहती थी। बैठे। सड़क पर पहुंचते आदम ने गाड़ी का अगला दरवाजा खोलते उसे बैठने का इशारा किया तो वो एक नज़र इस पर डालते पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। इसका बदन दर्द से चूर था लेकिन सुरेश की तकलीफ का सुनते ही उसके सारे दर्द पसे पुश्त चले गए थे। गाड़ी की खिड़की से बाहर आसमान पर चमकता सूरज देखते उसकी आंखों के बरसने में तेजी आ गई थी। समझ नहीं आ रहा कि अपनी रिहाई पर खुश हूं या सुरेश की तकलीफ पर अफसरदा। वो क्यों तकलीफ में है? वो क्यों मेरी वजह से दर्द सह रहे हैं? कैद से निकलते ही उसका दिल कुछ समझा तो बदगुमानी दिल से खुद ब खुद निकल गई। अब रह रही थी सिर्फ सुरेश की फिक्र। परेशान ना हो, आपके शोहर को तकलीफ पहुंचाने वाला मर चुका है। उसे मैंने अपने हाथों से कत्ल किया और खूब तड़पा तड़पा कर मारा है। आदम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इतने मामूली अंदाज में बताया कि अब्रिश हैरत से उसे देखती रही। सैद को? उसकी आवाज़ गाड़ी में गूंजी। जी, और सचावल को भी सीने में गोली लगी है। तो दुआ करें कि वो मर जाए ताकि हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। वैसे सच कहूँ तो सुरेश आपके लिए बहुत तड़पा है। उसने स्मोकिंग शुरू कर दी, अस्थमा जैसी बीमारी लग गई और फिर शदीद हार्ट अटैक की वजह से 2 दिन बेहोश रहा। मैं मानता हूँ कि उसने आप पर गुस्सा करके गलत किया, लेकिन अब आप उससे शिकायत मत करिएगा। बस पिछली बातें भुलाकर उसे सँभाल लीजिएगा, क्योंकि आप वो सब नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। आप उसके साथ नहीं थी मगर मैं था।
اپنے واحد دوست کو مسلسل اذیت میں دیکھ کر وہ ابرش کے ذریعے اسے تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ ہارٹ اٹیک؟ آدم بھائی پلیز جلدی گاڑی چلائیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، جلدی کریں پلیز۔ وہ باقی باتیں نظر انداز کرتے فکر مندی سے بولی تو آدم پرسکون سا مسکرایا اور گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہسپتال کے راستے پر ڈالی، جبکہ کائنات پر چھائی سوگواری ادب کم ہونے لگی تھی۔ نا امیدی کے بادل اب چھٹنے لگے تھے اور سمندر کا بہاؤ ایک طویل طوفان کے بعد خاموش اور پرسکون تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اپنے ننگے پیروں کی پرواہ کیے بغیر آدم کے ساتھ چلتے طویل راہداری پار کرتے مخصوص کمرے تک آئی۔ اس کے بال کندھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ میلا اور گد سے اٹا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے تھے اور زرد مرجھائی ہوئی رنگت لیے وہ چادر کو اپنے گرد لپیٹتے جب کمرے کے سامنے رکی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اندر زریز تھا، جس کے دور ہونے سے اسے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ ناراضگی میں گھر سے نکلا تھا اور پٹیوں میں جھگڑا اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ سفید فرش چمک رہا تھا، جبکہ زریز کا بے ہوش وجود اپنی آدھی ادھوری سانسوں کے ساتھ بستر پر پڑا تھا۔ ڈاکٹرز نے ابھی اندر جانے سے منع کیا ہے۔ آدم نے اسے روکنا چاہا، مگر اسے آواز کہاں آ رہی تھی۔ اس کی قوت سماعت تو زریز کو اس حال میں دیکھتے ہی ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے سست قدموں سے چلتے اندر داخل ہوئی تو آدم نے چوکھٹ پر ہی اپنے قدم روک دیے اور دوسرے آتے ڈاکٹر کو بھی اشارے سے روکتے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ زریز اندر ابرش نے جیسے ہی بیڈ کے قریب پہنچتے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے منہ سے اس کے نام کے ساتھ ایک سسکی بھی نکلی تھی۔ وہ زریز جاسم نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی تھا۔ لمبی داڑھی، اندر دھنسی ہوئی آنکھیں اور ہڈیوں سے ابھرا ہوا چہرہ، وہ کہیں سے بھی زریز نہیں لگ رہا تھا۔ ابرش کی سانس کی رفتار نے تیزی پکڑی اور اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالتے زریز کے چہرے کو چھونا چاہا، مگر اس کے قریب جاتے ہی اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ زریز، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زریز کو تکلیف میں دیکھنا اس کی سب سے بڑی ہار ہے۔ تبھی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ بے اختیار رو دی۔ اس کے آنسو زریز کے بازو میں جذب ہوتے بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے بے قرار دل کو سکون بخش رہے تھے۔ چند لمحے خاموشی سے آنسو بہانے کے بعد ابرش نے ذرا آگے ہوتے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے بال ہاتھ سے پیچھے کرنے لگی۔ میں آ گئی ہوں زریز، دیکھیں آپ کی ابرش آپ کے پاس آ گئی ہے، آنکھیں کھولے نا، یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے۔ پیار سے اس کے بال سہلاتے وہ بے آواز روتی چلی جا رہی تھی۔ رات ایمرجنسی میں زریز کا آپریشن ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس کی کمر پر بندھی پٹی خون آلود تھی، جسے دیکھ کر ابرش کو بے انتہا خوف محسوس ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ جب میں آپ سے ملوں گی تو آپ سے خوب شکوے کروں گی، مگر آپ کی اس حالت نے میری تمام شکایتوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بس ہوش میں آ جائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ اسے باتیں کرتے ابرش اپنی بے اختیاری پر قابو نہ پا سکی اور زریز کے سرہانے بیٹھتے اپنا سر اس کے سر پر ٹکا دیا۔ آدم بھائی نے بتایا کہ آپ نے یہ وقت بہت مشکل سے گزارا ہے، لیکن میں نے بھی تو اذیت سہی ہے۔ اس اندھیر تہہ خانے میں قید رہی، جہاں مجھے اپنی بھی ہوش نہیں تھی۔ اتنے دنوں سے نہ کچھ کھایا اور نہ چہرہ دھویا، مگر پتا ہے اس حال میں بھی مجھے ہر پل آپ یاد آ رہے تھے، اور جب میں آزاد ہو گئی ہوں تو آپ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ ہی نہیں رہے۔ اٹھ جائیں زریز، مجھے آپ کے سینے سے لگ کر بہت رونا ہے۔ اس کے چند آنسو زریز کے چہرے پر گرے، مگر وہ آنکھیں بند کر کے روتی رہی۔ اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں، لیکن زریز کو ہوش نہیں آیا تھا۔ بھابھی، یکدم دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ آدم نے اسے آواز دی تو وہ زریز سے الگ ہوتے اس کے پاس آئی۔ پولیس آپ کا بیان لینے آئی ہے، کچھ دیر باہر آ جائے۔ مجھے ابھی کوئی بیان نہیں دینا۔ وہ باہر کھڑے باوردی پولیس افسروں کو دیکھ کر نفرت سے انکار کر گئی۔ لیکن آپ کا بیان دینا ضروری ہے اور زریز کو بھی ابھی آرام کی ضرورت ہے، اس لیے آدم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ابرش نے اس کی بات کاٹ دی۔ زریز کو اس وقت صرف میری ضرورت ہے۔ حالت دیکھیں ان کی، آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ ان کو وقت پر کھانا کھلا دیں؟ ان کا چہرہ ہی بدل گیا ہے اور آپ اتنے بے حس ہیں کہ ابھی بھی آپ کو میرے بیان کی پڑی ہے۔ سارا غم و غصہ آدم پر نکالتے اس نے آدم کو بھی حیران کیا تو وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اچھا اب غصہ نہ کریں اور اس کے پاس رہیں، میں پولیس کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن پلیز اسے ڈسٹرب مت کیجیے گا، ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے۔ برا مانے بغیر وہ سہولت سے کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا تو ابرش واپس آ کر زریز کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر لیا ہے آپ نے اپنے ساتھ؟
دکھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ابرش اسٹول پر بیٹھ گئی۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے آپ کی۔ آپ ہی میری کل کائنات ہے، میری زندگی کا وہ واحد رشتہ جو کسی غرض کے بغیر مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ میری وجہ سے آپ نے اپنی حالت بگاڑ لی، میری وجہ سے آپ اتنی تکلیف میں رہے۔ کاش میں اس دن پھپھو کے کہنے پر گھر سے نہ جاتی، وہیں بیٹھ کر مار کھاتی رہتی، مگر قسمت کو یہی منظور تھا نا، اس لیے یہ سب ہوا۔ خود کو ہر چیز کا قصوروار ٹھہراتے اس نے اپنا چہرہ جھکایا اور اس کے بازو پر سر رکھتے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، جس میں سکون اور حفاظت کی مٹھاس گھلی ہوئی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے ناشتے کی میز پر آیا جہاں آغا جان حسب معمول ناشتہ کرتے ہوئے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس نے غصے سے آغا جان کے ہاتھ سے اخبار کھینچا اور اسے درمیان سے پھاڑتے زمین پر پٹخ دیا۔ آپ میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے؟ سگی بیٹی مر گئی ہے اور آپ یہاں مزے سے اخبار پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ وہ آپ کی سگی بیٹی تھی، کوئی غیر نہیں تھی جو آپ نے اس کی قبر پر جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آخر کیوں اتنے بے حس ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولتا چلا گیا تو آغا جان نے اس کی بات نظر انداز کرتے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ اپنی زندگی میں اس نے مجھے کون سی خوشی دے دی ہے جو اس کے مرنے پر سوگ مناؤں؟ ویسے بھی ہر ایک نے مرنا ہی ہے۔ ان کا لہجہ اس قدر اطمینان بھرا تھا کہ غزنان نے طنزیہ کہکا لگاتے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ واہ کیا بات ہے، سمل مرگی تو خیر ہے، سب نے ایک دن مرنا ہی ہے نا۔ اپرش مرگی تو بھی خیر ہے، سب نے ایک دن مرنا ہی ہے۔ تو آغا جان آپ نے بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اس لیے کچھ تو شرم کر لیں۔ کیسے حساب دیں گے اپنی زیادتیوں کا؟ اسے اب آغا جان کی پتھر دلی پر حیرت سے زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائے۔ تم اپنی فکر کرو، کیونکہ آج کل آفس میں تمہاری کارکردگی بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے بات کا رخ موڑا تو غسلان کوئی جواب دیے بغیر بس افسوس سے سر ہلاتے اسٹوڈیو کے لیے نکل گیا، جبکہ خالدہ اور نفیسہ بیگم سارا تماشا سننے کے باوجود کچھ نہ بولی تھیں کہ یہ لڑائی جھگڑے اب روز کا معمول بن چکے تھے۔ سریش سے کوئی رابطہ ہوا؟ خالدہ بیگم نے نفیسہ بیگم سے پوچھا تو وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ دن بھر یوں ہی سریش کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ چیک اپ کے لیے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا، مگر وہ اس دوران بھی دروازے سے ٹیک لگائے سریش کو ہی دیکھتی رہی تھی۔ غروب آفتاب کے بعد جب اندھیرے نے اپنے قدم جمائے تو وہ تھک کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ چائے؟ آدم نے اس کے سامنے چائے کا کپ بڑھایا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرا دل نہیں ہے، بے دلی سے کہتے اس نے ایک فکر مندانہ نظر بند کمرے پر ڈالی جہاں زریز کا علاج چل رہا تھا۔ اس کے چہرے کی تھکان اور بیزاریت آدم کے لیے بالکل نئی نہ تھی۔ پھر بھی پینے کی کوشش کریں، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو گھر لے جاتا ہوں تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ اس طرح کب تک یہاں بیٹھی رہیں گی؟ اس کی بگڑی حالت پر غور کرتے آدم نے بولنے کی جسارت کی۔ انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی بات نظر انداز کرتے ابرش روحانسی ہوئی۔ آ جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، اور اگر آپ کو زریز کی امی کا نمبر یاد ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں نے آپ کے زندہ ہونے کی خبر دے دوں۔ سجاول کے گھر میں ہاتھا پائی کے دوران ہی زریز کا فون ٹوٹ گیا، ورنہ ابھی تک میں اطلاع انہیں دے چکا ہوتا۔ آدم نے سوچا اور پوچھا تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ آپ ایک بات بتائیں، جب میرے گھر والوں کو میرے مرنے کی خبر ملی تھی تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ خاص طور پر میرے بابا، انہیں دکھ ہوا تھا کیا؟ اس نے دل میں موہوم سی امید لیے پوچھا تو آدم نے سر جھکاتے تھوک نکلا۔ اس قبر پر آپ کے بابا کے علاوہ باقی سب آئے تھے۔ نفیسہ آنٹی بہت رو رہی تھیں اور آپ سے معافیا مانگ رہی تھیں۔ خالدہ آنٹی بھی پریشان تھیں اور غسان۔ اچھا ٹھیک ہے۔ غسان کے نام پر ہی بات کاٹتے ابرش نے بے چینی سے پہلو بدل لیا۔ چائے پی لیں، پھر میں آپ کو گھر لے جاؤں گا۔ آپ کے بابا کے گھر ہی جائیں گے کیونکہ وہاں سب ہیں۔ گھر کا راستہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے ایک چائے کا کپ بینچ کے درمیان رکھتے ہوئے پوچھا، لیکن ابرش کوئی جواب دیے بغیر بھاپ اڑاتے کپ کو دیکھتے اپنی آنکھیں بند کرتے آنسوں کو اندر دھکیلنے لگی۔ اور میں اس خوش فہمی کا شکار تھی کہ میری گمشدگی پر میرے شوہر کے ساتھ میرا باپ بھی پریشان ہوگا، مگر آپ کو تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کتنی بد نصیب بیٹی ہوں نا میں۔ اس کا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ پولیس نے بیان درج کر لیا ہے۔ رات کو ہی انہیں سب معلوم ہو گیا تھا اور 2 پولیس افسر میرے ساتھ زریز کو یہاں لے کر آئے تو اس پر سجاول کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ابھی ایمرجنسی میں ہے، اللہ کرے کہ خود ہی مر جائے ورنہ پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ اور میں رات کو ہی آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا لیکن
जुरैज़ को यहाँ लाने और ज़ैद को दफनाने में वक़्त लग गया। फिर मुझे ये भी ख़्याल था कि मैं अकेला तहख़ाने में उतरूँ, वरना अगर मैं पुलिस के साथ उतरता तो जुरैज़ ने मुझसे नाराज़ होना था। ख़ैर, उसने गहरा साँस लिया। मुझे एक बात की हमेशा समझ नहीं आती, जब सबको सजावल की असलियत पता थी कि वो लड़कियों को अग़वा करता है, तो अभी तक उसके खिलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मगर कल मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया, जब इंस्पेक्टर ज़ैन भी सजावल की तरफ़दारी कर रहा था। ये सब आपस में मिले हुए हैं। सजावल के करतूतों का पता होने के बावजूद कोई उसके खिलाफ़ बोलने की जसारत नहीं कर सकता, और जुरैज़ से दुश्मनी भी तो इसी वजह से शुरू हुई थी कि वो उसके खिलाफ़ बोलना चाहता था। मगर मैं अब खुद उसको सज़ा दिलवाऊँगा। पुलिस से निकाल दिया गया है, मगर मुझे पता है कि उसे कैसे अंजाम तक पहुँचाना है। इसलिए आप अब इसकी वजह से परेशान ना हों। बल्कि मेरा तो दिल है कि जैसे ही जुरैज़ सेहतयाब होता है, आप दोनों पाकिस्तान से कहीं दूर चले जाएँ, ताकि सजावल को कोई चाल चलने का मौका ही ना मिले। तफ़सील से हर बात खोलकर बयान करते आदम ने मशवरा दिया तो इसने सर झटका। इस दुनिया में ज़ालिमों को पकड़ना कितना मुश्किल है ना, और हमारा सो कॉल्ड कानून ज़रा-सी रिश्वत पर कुत्ते की तरह ज़बान लटकाकर इंसाफ़ के दरवाज़े पर बैठ जाता है। ऐसे कानून पर थूकने का भी दिल नहीं करता, और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि सजावल को जेल में डाला जाएगा या फांसी होगी। बहुत ही बेवकूफ़ हैं आप, जो अभी तक इस शख्स को समझे नहीं। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से उसे जान गई हूँ। वो बहुत आसानी से अपने आप को कानून से छुड़वा लेगा, और हम मुँह देखते रह जाएँगे। इसकी खुशफ़हमियों को खाक में मिलाते अबरिश ने तल्ख़ी से कहा, तो वो सीधा होकर बैठा। आपकी सोच अपनी जगह, लेकिन मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि कानून हमेशा गलत नहीं होता। सब लोग बुरे नहीं होते। इंस्पेक्टर ज़ैन ने हर तरह सजावल का साथ दिया, लेकिन अब मुक़द्दम साहब इस मामले को खुद देख रहे हैं। ज़ैन को तो शायद अब नौकरी से भी निकाल दिया जाए, क्योंकि सजावल ने होश में आते ही सबकी असलियत बता देनी है। इस बार वो बच नहीं सकेगा। आदम ने उसकी बात की तरदीद करते तसल्ली भी दी, तो वो चाय अधूरी छोड़ते खड़ी हुई। डॉक्टर बाहर क्यों नहीं आ रहे? जुरैज़ ठीक तो है ना? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? वो दरवाजे के पास जाकर वापस पलटी थी। वो ठीक है, और चेकअप में कुछ वक़्त तो लगता ही है। चलें, तब तक हम घर से हो आते हैं, या अगर कोई मसला है तो मैं किसी नर्स को आपके साथ भेज देता हूँ। वो इसकी सहूलत के लिए बोला, तो अबरिश ने इसका चेहरा देखा। ठीक है, आप ज़रा इसके पास रुकिए, मैं किसी नर्स के साथ चली जाती हूँ। वो मोहताज से लहजे में बोली, तो आदम ने सर हिलाते डॉक्टर के कमरे का रुख किया, ताकि इससे इजाज़त लेकर किसी को अबरिश के हमरा घर भेज सके। उसने जो ही घर के दाखिली दरवाजे से अंदर कदम रखा, कई भूली बसरें यादें उसके पैरों से लिपट कर कदमों को वहीं साकत कर गई। लॉन अफसरदा था, तो घर की अंदरूनी इमारत भी उदासी का लिबादा ओढ़े खड़ी थी। वो नर्स को वहीं इंतजार करने का कहकर चादर को मजबूती से अपने गिर्द गिर्द लपेटते अंदर की जानिब बढ़ी, और लाउंज में कदम रखे सुनसान दीवारों पर नजर डालते सुस्त रवि से अपने कमरे की जानिब बढ़ी। मगर कमरे में जाने से पहले उसके कदम आगा जान के कमरे के सामने रुके, तो उसने एक कसक दिल में लिए अंदर झाँका, जहाँ आगाजान बेड पर लेटे थे। फिर खुद को सँभालती अपने कमरे में चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो तरोताज़ा होकर बाथरूम से निकली, और अपने गीले बालों को पोनी में कैद करते अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा। आज उसके दुपट्टे ने गर्दन से सर तक का सफ़र तय कर लिया था। एक मुतमईन निगाह खुद पर डालते वो तेज़ी से बाहर निकली, तो सामने से आती नफीसा बेगम उसे देखकर ठठक गई। अब्रिश! वो उसे ज़िंदा सलामत अपने सामने देखकर सहम गई, तो अब्रिश ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। अस्सलाम वालेकुम फूफो। लहजा किसी भी तंज से आ रही था। तुम ज़िंदा हो? लेकिन वो कब्र? हैरत के मारे इनकी बात अधूरी रह गई। ताईजान, ग़ज़ान, कहाँ हैं आप सब लोग? आकर देख लें, मैं ज़िंदा हूँ। वो कब्र मेरी नहीं थी, मैं ज़िंदा हूँ। आप सबकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। वो दर्द से कहते आगा जान के कमरे को देखने लगी, जहाँ से वो आँखें मसलते बाहर निकल रहे थे, और उसे देखकर इन्हें साँप सूंघ गया। दुआ की थी ना आपने? अपने सके बाप के चेहरे पर खुशी तलाश करते उसने अपने लहजे में आँस लिए पूछा, तो वो उससे नज़रें फेर गए। तुम ज़िंदा हो? अब्रिश, तुम वाक़ई ज़िंदा हो? ग़ज़ान जो बेयकीनी की कैफ़ियत में भागता हुआ आया था, बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ा, तो अब्रिश ने अपने कदम पीछे की तरफ खिसकाए। हाँ, खुशकिस्मती से ज़िंदा हूँ, और आइंदा मेरा नाम अपनी ज़बान से मत निकालना, वरना मैं कोई लिहाज़ नहीं रखूँगी। बाकी सब के बरक्स इससे सख्त रवैया अपनाते अब्रिश ने मुड़कर दोबारा आगा जान को देखा, जो सर झुकाए जमाई रोक रहे थे। जिंदा हूं मैं बाबा।
गर्दन हिलाते उसका गुस्सा आंसुओं में बदला तो वो निचला होंठ चबाते खुद पर काबू ना पा सकी। अगर तुम जिंदा हो तो वो कब्र किसकी थी? और तुम इतने दिन से कहाँ थी? ये सब क्या ड्रामा है? खालदा बेगम ने अपनी हैरत का इजहार करते उससे सवाल किया। मैं जिंदा हूँ बाबा। वो इनकी बात अनसुनी करते आगा जान के सामने आकर रुकी तो उसके गीले भीगे गाल उन्होंने देखे। बाबा मैं जिंदा हूँ। अब्र जिंदा है। दीवानों की तरह अपनी बात दोहराते उसने आगा जान का हाथ थाम कर अपने सर पर रखा। आपको नहीं जानना कि मैं कहाँ थी, किस तकलीफ में थी? आपको मेरी कोई परवाह नहीं है कि मैं इतने दिन कहाँ रही? वो रोते हुए इनका हाथ पकड़े खुद को खुद ही शफकत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही। कहाँ थे तुम? आगा जान ने इससे पूछा तो वो इनके सीने से लगती फूट फूट कर रो दी। आगा जान को अब्र से इस अमल की उम्मीद नहीं थी इसलिए वो वहीं मुंजमद हो गए। इनका हाथ उसके सर से उठ चुका था मगर वो इनसे लिपटे अपने आंखों आंसू इनके स्पुर्द करती जा रही थी। मुझे सजावल ने तहखाने में कैद रखा था। उसने मुझे बहुत मारा है, बहुत जुल्म किया उसने, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेरी तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इनसे शिकवे करती रोती चली गई जबकि ग़ज़लान ने खालदा बेगम को देखा जो इसकी बात सुनकर हैरत में घिरी हुई थी। क्या आपको वाक़ई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आपकी इस खामोशी को मैं अपनी बदनसीबी समझूँ या ये सोचकर दोबारा खुशफ़हम हो जाऊँ कि आपको मेरी तकलीफ से फ़र्क पड़ता है? इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकला तो अब्रिश ने इनसे अलग होते दुःख से कहा और अपनी आस्तीन से चेहरा रगड़ते उनकी सूरत देखी। आपको सच में मेरी मौत का सुनकर दुःख नहीं हुआ था? सच बोलिएगा प्लीज़। बस एक बार बोल दें कि आपको तकलीफ़ हुई थी। मैं पिछली सारी बातें भुला दूँगी, बस एक बार इस बात का एतराफ़ कर लें कि आपको मेरी तकलीफ़ बेचैन करती है। वो अपने दिल को थपकी देते आगा जान से पूछ रही थी। मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम ज़रूर इससे कहना कि वो आके मुझसे मिले। वह अपनी अकड़ बरकरार रखते हुए तेज़ी से कहकर अंदर चले गए तो अब्रिश हसरत से इन्हें जाता देखती रही। आपकी ज़रूरत है मुझे और आप आज भी मुँह फेर कर चले गए। दिल में सोचती वो कुछ देर खड़े रहने के बाद पलटी और किसी को देखे बगैर बाहर की जानिब भागी। अब्रिश सुनो तो, सुरेश कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? गजनान ने खुशी से इसका पीछा किया तो अब्रिश ने रुककर उसे देखा। तुम्हें क्या तकलीफ है? अपने काम से काम रखो और आज के बाद मेरा नाम मत लेना वरना मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। इसे जुरैज का बताए बगैर वो गुस्से से कहती बाहर निकली और नर्स को साथ लिए टैक्सी में बैठ गई, जबकि दरवाजे पर खड़ा गसलान इसकी बातों को दिल पर लेने की बजाय खुशी से टैक्सी को देख रहा था, जब तक कि वो नज़रों से ओझल ना हो गई। उसकी खुशी के लिए इतना ही काफ़ी था कि अब्रिश जिंदा है और अब इसका दिल हासिल ना हासिल के फ़र्क से निकलकर महबूब की सलामती और खुशी तक का सफ़र तय कर चुका है और अभी तो उसे मोहब्बत की चाशनी महसूस होना शुरू हुई थी। दरवाजे से टेक लगाए इसने पुरसकून सा सांस लिया और मुस्कुराते हुए कितनी ही देर वहां खड़ा रहा। निकाह मुबारक ग्रीन आइज ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने गले से हार उतार रही थी जब हसन ने पीछे की जानब से आकर उसे अपनी बाहों में समेटा तो वह सरशारी सी आईने में इसके अक्स को देखने लगी। खैर मुबारक, लेकिन तुम्हें याद था ना कि मुझे मुंह दिखाई में क्या चाहिए था? आयला ने शीरीन लहजे में कहते इसका वादा याद दिलाया। बिल्कुल याद है, लेकिन इससे पहले तुम्हें सजावल से तलाक लेनी होगी ताकि हम अपना रिश्ता दुनिया के सामने ज़ाहिर कर सकें। हसन ने शर्त रखी तो वो मुस्कुराकर उसकी तरफ घूमी। अब क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी तो अब शादी हो चुकी है, फिर चाहे वो तलाक दे या ना दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और प्लीज़ अब तो मुझे यहाँ कोई इस्लामी लेक्चर मत देना। वो शान बेनियाज़ी से कहते उसकी बाहों से निकली तो हसन कहकहा लगाकर हँसा। मैं कोई लेक्चर नहीं दूँगा, लेकिन जब तक सजावल से तलाक नहीं होती, तब तक तुम कानूनी तौर पर भी मेरी बीवी नहीं कहला सकती। इसलिए जल्द अज़ जल्द इसे खुला ले दो ताकि हम बाकायदा अपने रिश्ते का आगाज़ करें। वो इसे पकड़े बेड पर लेकर आया तो वो गुस्से से हाथ छुड़वाते कंबल ओढ़कर लेट गई। फिर पाकिस्तान जाने की तैयारी करो और लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। हसन की बात पर वो बदमज़ा हो चुकी थी। लेकिन आज हमारी फर्स्ट नाइट है आइला, मुझ पर कुछ तो रहम करो। वो हैरत से कहते आखिर में गिड़गिड़ाया मगर आइला टस से मस न हुई। बच्चों की तरह ज़िद मत किया करो, जब सजावट से खुला ले दूँगी तभी बाकायदा इस शादी का आगाज़ होगा। शायद अभी तुमने यही अल्फ़ाज़ बोले थे। वो बिगड़ कर बोली तो हसन उसके पास बैठते अपना सर पीट गया। हाँ, अब तो मैं कल ही पाकिस्तान की टिकट करवाता हूँ, ताकि सजावट से हमारी जान छूटे। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अपने बेटे से नहीं मिलोगी। उसने मोहतात लहजे में कहा तो आयला ने गर्दन मोड़ते उसे देखा। लाइट बंद कर दो।
अपनी बात पर जोर देते उसने कंबल मुंह पर किया तो हसन बेचारगी से उसे देखते बद्दी बुझाकर साथ लेट गया। जुरेज की तबीयत अब कैसी है? आगा जान की कठोर दिली पर वो अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट सजाए अस्पताल में आई और बेंच पर बैठे आदम से सवाल किया। वो जो अपनी सोच में गुम था एकदम चौंक कर खड़ा हुआ। ठीक है, अभी मुकम्मल होश नहीं आया लेकिन कुछ देर पहले उसके जिस्म में हरकत हुई है। जैसे ही दवा का असर खत्म होगा तो होश भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आप अब घर चले जाएं, मैं जुरेज के पास हूँ। और रश्मि सा कहते कमरे में दाखिल हुई तो आदम ने मुंह बसूरते उसकी पुश्त देखी। सच कहते हैं, दो दोस्तों के दरमियान जुदाई उनकी बीवियां ही डालती हैं। मैं चला जाऊं जैसे मैं कोई बाहर का बंदा हूँ। हद है। चिढ़कर मुंह में बड़बड़ाते हुए सजावट की खैरियत दरियाफ्त करने डॉक्टर के पास चला गया। इसके जिंदा रहने के कितने चांसेस हैं? आईसीयू के सामने कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसने डॉक्टर को निकलते देखा तो अपना सवाल दागा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनके बचने की उम्मीद कम है, इसलिए दुआ करें। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में बताया तो आदम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, इस खबीस आदमी को इतनी आसानी से न मारना, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारना, ताकि मेरे दिल को राहत मिल सके। आमीन। इंतहाई संजीदगी से दुआ करते उसने डॉक्टर का हैरान किया तो आदम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप जानते हैं ना, ये सजावल शाह है। इसने बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। इसलिए आप इसे बचाने की नहीं बल्कि इसे ऊपर पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसी दवाइयां दें जिससे तड़प तड़प कर मरे। ठीक है? उसने दोस्ताना लहजे में कहा तो डॉक्टर ने इसका हाथ झटका। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब आपके ज़ाती मामलात हैं। मेरा काम अपने मरीज़ का इलाज करना है और मैं इन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। पता नहीं कहाँ-कहाँ से उठकर आ जाते हैं। अजीब। डॉक्टर उसे बुरी तरह झिड़कते अपने दस्ताने उतारते लैब की तरफ बढ़ा, तो आदम ने कंधे उचका दिए। हद है, सबको हमारी बार की ईमानदारियाँ याद आ जाती हैं। वाह! और मैंने तो ज़ैद को मार दिया। काश इसको भी मैं अपने हाथों से मार सकता। नफ़रत से सोचते उसने कुछ देर वहाँ ठहरकर सजावट के लिए खूब बद्दुआएँ की थी। वो अब सोफे की पुष्ट से टेक लगाए खामोशी से जुरेज को देख रही थी। इसका अस्पताल के कपड़ों में लिपटा वजूद, उसकी बंद आंखें और खुश्क होंठ, वो सब कुछ अब्रिश की निगाहों में था। शर्ट से निकलते कमजोर बाजू से किसी दलदल में धकेल रहे थे। मगर वो जब से आगा जान से मिलकर आई थी उसने एक बार भी सुरेश को नहीं छुआ था, बल्कि गुमसुम सी सोफे पर बैठकर उसे मुसलसल देख रही थी। चेहरा बेतासुर और स्पाट था, गोया इसे किसी ने पत्थर का कर दिया हो। आपकी ये हालत मुझे ज़हनी अज़ियत दे रही है। क्यों किया आपने अपने साथ ऐसा ज़ुल्म? क्या मोहब्बत रोग लगा लेने का नाम है? क्या यूँ किसी के जाने पर खुद को बर्बाद कर लेना मोहब्बत है? या शायद आप सबसे मुख्तलिफ हैं और आपकी मोहब्बत भी आपकी तरह अजीब और मुनफरिद है? अगर आपके अलावा कोई और शख्स मेरे सामने इस हाल में बैठा होता तो मैं उसे बेवकूफ़ और कमज़ोर कहती। लेकिन मैं आपको ये सब नहीं कह सकती क्योंकि मैं आपकी तकलीफ़ समझने लगी हूँ। सबको ये लगता है कि आपने जुदाई का रोग लगा लिया है। लेकिन मैं जानती हूँ ये रोग जुदाई से ज़्यादा खौफ़ का है। वो खौफ़ जो एक शौहर अपनी बीवी के रात भर गायब रहने से घर से गायब रहने पर महसूस करता है। वो खौफ़ जो एक मर्द अपने घर की इज़्ज़त के किसी गैर मर्द के हाथों रुसवा होने पर महसूस करता है। आपकी ये तबाही मेरे गम ने नहीं, मेरी इज़्ज़त के गम ने की है। वो इसके बेहोश वजूद से हम कलाम होते हुए उठी और चंद कदम चलते उसके सरहाने आकर खड़ी हो गई। 7 रातें नहीं, 7 क़यामतें गुज़री हैं आप पर। मुझे पता है कि हम दोनों के रिश्ते में हालात ने झिझक पैदा कर दी है और हम आम मियाँ-बीवी की तरह कभी नहीं थे। लेकिन आपका मोहब्बत भरा लम्स मुझे हमेशा हिफ़ाज़त का एहसास दिलाता था और जब सजावल ने मुझे छुआ तो इस वक़्त मुझे आप शिद्दत से याद आए। कितना अजीब है ना ये लम्स का फ़र्क। निकाह के बाद जब कभी ग़ज़लान मेरा हाथ पकड़ता था, तब भी मुझे तकलीफ़ होती थी और अब जब सजावल ने छुआ तो लगा मेरे जिस्म को साँप डसने लगे हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके सीने में मुँह छुपाकर खूब रहूँ। मुझे आप पर बहुत गुस्सा भी आया था कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे। लेकिन पता है सुरेश, इसका हाथ थामकर अपने होठों से लगाते अब्रिश ने खुद को हिफाज़त का एहसास दिलाया। इस लम्हे मुझे आपकी तकलीफ़ समझ आई। मैं तो जानती थी ना कि सजावल ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप नहीं जानते थे। आप दिन-रात इसी गम में घुलते रहे कि कहीं मेरे साथ भी उस लड़की की तरह ज़्यादती ना हो जाए और इसी गम ने आपको बिस्तर पर लगा दिया। आदम भाई कहते हैं कि आपको मेरी जुदाई खा गई।
सारी दुनिया यही कहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको मेरी इज़्ज़त छीन जाने का खौफ़ खा गया। मगर देखें ना, अल्लाह पाक ने मेरी हिफ़ाज़त की है। अल्लाह पाक ने मेरी हिफ़ाज़त की है। मैं जैसी थी वैसे ही आपके पास लौट कर आई हूँ। उसकी हालत की वजह अच्छी तरह समझते अब्रिश ने इसके बालों में हाथ फेरा। एक औरत के लिए उससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी कि इसका शौहर उसकी इज़्ज़त की इतनी परवाह करता हो। मैं खुशनसीब हूँ कि आप मेरे शौहर हैं। लेकिन आगा जान, पता है मैं आज उनके सीने से लगी मगर वो आज भी पत्थर है। क्या इनकी इसकी बात की कोई फ़िक्र नहीं थी कि मेरी इज़्ज़त भी लुट सकती है? कब आप इतना संगदिल कैसे हो सकता है? कई बार आगा जान के रद्द-ए-अमल को भूलने की कोशिश करने के बावजूद भी वो इनको ज़हन से झटक नहीं पाई थी। तभी तल्ख़ी से मुस्कुराते सुरेश की बंद आँखों पर उँगलियाँ मसकीं। सुकून मिल रहा है मुझे। उसकी आँखों के बाद उसकी दाढ़ी के बालों को छूते वो खो सी गई। एक बार आप होश में आ जाएँ फिर पूछती हूँ कि बालों और दाढ़ी का आपने क्या हशर किया है? मेरी तो मजबूरी थी। मैं वहाँ तहख़ाने में ब्रश नहीं कर सकती थी लेकिन आप तो अपने बालों का ख़्याल रख लेते। इतने लंबे बाल कर लिए कि इनकी 2 पोनियाँ बन जाएँ। इसके पास होने का सुकून दिल में उतरा तो वो उससे शिकायत करते खफ़गी से बोली, जबकि इर्द-गिर्द की हर शय ने मुस्कुराकर अब्रिश को देखा। वह इस वक़्त बेहोश था और इसीलिए अब्रिश इससे बिना झिझक बातें करती चली जा रही थी। जबकि बाहर कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर जुदाई और खौफ का वजूद कफन लपेटे नफ़रतों के कब्रिस्तान जा रहा था और मोहब्बत अपना पुरनूर अक्स लिए उस लाश लाश के ताक़ुब में दूर तक गई थी।